नमस्कार, वीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग, तो वहीं मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा पर वोटिंग शुरू हो गई है और अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको बता दें कि अब प्रत्याशियों की धड़कनें जो है लगातार बढ़ रही हैं, तो जैसे जैसे सूरज अब और उगता जा रहा है वैसे वैसे संख्या अब लगातार मतदाताओं की भी बढ़ती जा रही है। दुर्ग की सबसे पहले हम बात करेंगे, जहां दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी ने मतदान को लेकर खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि लोगों में भारी उत्साह है। पहले चरण में कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोटिंग हुई है। इस बार 75 पार यानी कि 75+ सीटों के साथ कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। वहीं अपनी जीत को लेकर भी उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बातचीत में, वो भी सुनिए। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पिछले बार से 2 गुना मतों से दुर्ग ग्रामीण सीट से इस बार कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। और जैसा कि लगातार सीएम भूपेश भी एक नारा शुरुआत से देते आ रहे हैं कि अब की बार 75 पार, यानी कि इस बार 75 पार सीटों का लक्ष्य कांग्रेस लेकर चल रही है। आपको बता दें 2018 में कांग्रेस के पास 71 सीटें आई थी और इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी और इस बार 75 पार यानी 75 से ज्यादा सीटों के साथ एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू से भी खास बातचीत की गई। बीएसटीवी ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कई बड़ी बातें विधानसभा चुनाव और मतदान को लेकर कही हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जहां वोटिंग शुरू हुई, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और कई बड़े दिग्गज, न सिर्फ बीजेपी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम पार्टियों के बड़े दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। जनता मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनेगी और आज जनता जिस प्रत्याशी पर मुहर लगाएगी, आने वाले 5 सालों में जनता का वो प्रत्याशी साथ देगा और आने वाले 5 सालों के लिए जनता आज अपने प्रत्याशी को चुन रही है। आपको बता दें कि बीएसटीवी भी लगातार ये अपील सभी लोगों से करता है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले आप मतदान करें। दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है और मतदान के जो रुझान है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी मौजूद हैं। सर, आज दूसरे चरण पे मतदान है, पहले चरण का मतदान हमने देखा, क्या स्थिति नजर आ रही है? पहले चरण के मतदान में जबरदस्त रुझान कांग्रेस के पक्ष में देखा गया। वैसे भी 5 साल पहले जो चुनाव हुआ उसमें महानादगांव की एक सीट डॉक्टर रमन सिंह और हमारे यहाँ दुर्ग संभाग का अगर कहें तो वैशाली नगर 2 सीट हमारे पास नहीं था बीच में। तो इस बार तो पहले चरण में भी हम राजनांदगांव की सीट ले रहे हैं और यहाँ भी पूरी सीट हम लोग लेंगे और उसका कारण मात्र ये है कि हम लोगों ने जो कहा वो सब वादा पूरा किया 5 साल में। ये जनता जानती है, पहचानती है, इसलिए पूरा विश्वास है कि हम सभी सीट जीतेंगे। ये घोषणा पत्र आप लोग लेकर आए थे, उस घोषणा पत्र पर क्या इस बार जनता मुहर लगा रही है? हाँ, इसीलिए मुहर लगा रही है कि हम लोगों ने जो पहले 5 साल पहले दिया था घोषणा पत्र उसको पूरा किया, तो विश्वास जागा लोगों में और उस विश्वास के बल पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जनता उस पर विश्वास कर रही है और समर्थन दे रही है। पिछले बार के आंकड़े देखे हैं, अच्छे आंकड़ों के साथ आप जीत दर्ज करते हुए नजर आए, इस बार वो आंकड़ों में बढ़ोतरी नजर आई है? हमारे पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले बार से दोबारा वोट से, डबल वोट से जीतेंगे। इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटों पर जो है कांग्रेस जीत कर आ रही है दोनों विधानसभा सीटों में? अभी हम लोग 71 हैं और जितना काम हम लोगों ने किया है उसके आधार पर हम लोग 74 तक जाएंगे। ऐसा है 74 पार, 75 पार, ऐसा उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 75+ सीटों के साथ इस बार कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ शिखर देवांगन, बीएसटीवी दुर्ग। तो दुर्ग से ये खबर, जहां आपको बता दें कांग्रेस लगातार
दावा कर रही है कि इस बार 75 पार के साथ एक बार फिर से कांग्रेस सरकार में आएगी। और चूंकि भूपेश बघेल भी लगातार एक ही नारा दे रहे हैं और एक ही बात दोहरा रहे हैं कि अब की बार 75 पार, लेकिन जनता जनार्दन ये तय करेगी कि आखिर जनता को अपना मत, अपना कीमती वोट किसे देना है और जनता आज जिसे चुनेगी आने वाले 5 सालों में वो सरकार में रहेगा। तो लगातार बीएसटीवी की भी अपील है कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले आप वोट दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चूंकि आज का दिन लोकतंत्र के लिए बेहद खास, लोकतंत्र के महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। वोटिंग शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ की बची हुई 70 सीटों पर। आज दूसरे चरण का मतदान है। सभी मतदाता अपने प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी आज 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव बेहद ही खास होने जा रहा है। दिग्गजों की आज साख दांव पर लगी हुई है और लगातार दिग्गजों की धड़कनें भी, यानी कि प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। और अब बात उस संकल्प पत्र की, उस घोषणा पत्र की करेंगे जिसके बलबूते पार्टियां मैदान में खड़ी हैं और जीत का दावा भी कर रही हैं। तो 3100 रुपए में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। इसके साथ ही आपको ये दो अलग अलग आपको हम बता रहे हैं घोषणा पत्र, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ये घोषणा पत्र में आप अलग अलग देख पा रहे होंगे कि धान को लेकर दोनों ही पार्टियों ने प्रमुखता से ये एक वादा किया है और एक बात कही कि 3100 रुपए में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। तो वहीं 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदेंगे। तो दोनों ही पार्टियां लगातार धान को लेकर मुखर, जहां आपको बता दें कि घोषणा पत्र में भूपेश भी कह रहे हैं कि 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण होगा। तो वहीं महतारी न्याय योजना में महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ये दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र, जिनके बलबूते, जिन वादों के बलबूते पार्टियां मैदान में इस वक्त खड़ी हैं और इन्हीं वादों के बलबूते पार्टियां ये बार बार जिक्र भी कर रही हैं, इस बात को लेकर अड़िग हैं कि इस बार हम सरकार में आएंगे। जहां कांग्रेस कह रही है कि अब की बार 75 पार, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि इस बार जनता बीजेपी को चुनेगी। कांग्रेस से जनता त्रस्त हो चुकी है। तेंदुपत्ता का प्रति बोरा 500 रुपए, 4500 रुपए करने की एक बात, एक घोषणा भी की गई है। तो वहीं राजीव गांधी भूमि हीन लोगों को भी भूमि देने का वादा, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वादा भी अब पार्टियां कर रही हैं। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% सब्सिडी का एक वादा। तो वहीं 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये कुछ वादे जिनके बलबूते पार्टियां इस बार मैदान में खड़ी हैं और इन्हीं वादों के बलबूते पार्टियां अपनी जीत का भी दावा कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करेंगे। 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 20 क्विंटल लेकर हम धान खरीदेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाएगा। तो आपको ये घोषणा पत्र तमाम पार्टियों का, खासतौर पर प्रमुख दो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के ये घोषणा पत्र आपको हम बता रहे हैं। तेंदुपत्ता को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर खासतौर पर कई बड़े वादे। तो वहीं युवाओं को लेकर, चूंकि छत्तीसगढ़ में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है और उसके बाद अगर कोई वर्ग आता है तो वो महिला वर्ग है, यानी कि आधी आबादी और युवाओं पर खास फोकस सभी पार्टियों का है। और पार्टियों ने इन वर्गों को ध्यान में रखते हुए ही अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। घोषणा पत्र जनता तक पहुंच चुका है, वादे जनता तक पहुंच चुके हैं। आज निर्णय का दिन है कि आखिर जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनती है, किसकी किस्मत ईवीएम में कैद करेगी। और आपको बता दें कि लगातार चूंकि घोषणा पत्र बीजेपी कांग्रेस के जारी हो चुके हैं और लगातार वादे भी जनता से किए गए हैं कि अगर कांग्रेस जहां कई अलग वादे कर रही है तो बीजेपी भी अब वादों की जड़ी जनता के सामने लगा चुकी है। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता आखिरकार किसे चुनती है, किसे अपना मत देती है। तो आपको बता दें कि इस बार का चुनाव बेहद ही खास होने वाला है। खासतौर पर
कांग्रेस की ओर से लगातार ये वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 75 पार सीटों से ज्यादा हम इस बार सीट हासिल करेंगे और जीतेंगे। तो बीजेपी भी अपनी प्रचंड जीत का दावा कर रही है। और छत्तीसगढ़ में आज का दिन बेहद खास, लोकतंत्र के लिहाज से आज का दिन बेहद खास। और अब सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां हमारे रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी मेहमानों के साथ में बने हुए हैं और अब आज के लोकतंत्र के महापर्व को लेकर चर्चा भी करेंगे। अवधेश जी, अप टू यू। बेहद शुक्रिया नंसी आपका। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार जनता जनार्दन की बारी आ गई। जनता जनार्दन वोट देने का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज के साथ चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। 5.71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दरअसल मैं इस उंगली को आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने सारा काम छोड़ के पहले मतदान किया है। तो BSTV की अपील कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। आप भी घरों से निकलिए, तमाम अपने जरूरी कामों को दरकिनार कीजिए। पहले पोलिंग बूथ पे जाके, अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके आप वोट कास्ट कीजिए, ताकि 5 साल तक आप जिम्मेदारों से सवाल पूछ सके बड़े बेबाकी के साथ। क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना में अगर आपका एक वोट महत्वपूर्ण है तो आप समझ जाइए कि पूरे देश की, पूरे राज्य की जो दिशा और दशा है वो आपका एक वोट तय करेगा। इसलिए BSTV की बार-बार अपील कि आप आज पहले मतदान कीजिए, बाद में जलपान कीजिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करके दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली। नितिन जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से युवा नेता डॉक्टर गंधर्व पांडे। गंधर्व जी, आपका भी स्वागत है। नितिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। सारे वादे दावे, चुनावी सभा, रैलियां, शोर शराबा सब हो गया, कयामत की रात भी बीत गई, अब क्या? अब क्या, सीधी सी बात है उदेश भाई कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। हमने जो विश्वास जीतने का काम किया इन 5 वर्षों में, हमने सिर्फ 2018 में चुनाव नहीं जीता, हमने जनता का दिल जीतने का काम किया। इस प्रदेश के किसान पुत्र, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश की नब्ज को, इस प्रदेश की जनता की नब्ज को समझा। आदिवासियों की, किसानों की, मजदूरों की, और उनके उत्थान के लिए लगातार काम होते रहे। और इसी वजह से आप देखिए कि केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ की बहुत सी योजनाओं की सराहना की और लगभग 68 से अधिक पुरस्कार, केंद्रीय पुरस्कार विभिन्न योजनाओं के छत्तीसगढ़ को दिए। आज लोकतंत्र का महापर्व है और जिस प्रकार विश्वास और भरोसे की लाइन कतार जो मतदान दलों पर नजर आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भरोसा बरकरार रहेगा। और ठीक है, उसी लाइन और कतार को लेकर मैं बीजेपी से सवाल पूछता हूँ। डॉक्टर गंधर्व पांडे बने हुए। गंधर्व जी, आपको क्या लगता है कि जो लाइन जो लगी हुई है मतदान केंद्रों पे, हमने नया राजधानी के तूता के ग्रामीण क्षेत्र के एक मतदान केंद्र की तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को, कि जैसे ही दरवाजा खुलता है मतदान केंद्र का, लोग दौड़ के लाइन में लगते हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने आहुति देने के लिए। जनता का रुख और जनता का मूड क्या कहता है गंधर्व जी? वास्तविकता में बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता से जो गलती हुई थी उसे उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में सुधार लिया था। अब इस महापर्व में अपनी जो इनकी गलती थी विधानसभा की, उसको सुधारने का मौका जनता को 5 साल बाद आज मिला है। उसके लिए वो महाकुंभ एकत्रित हो रहा है, जो भारी मतों में भारतीय जनता पार्टी को मतदान देकर विजय बनाने का काम करेगा। और जैसा कि हमारे घोषणा पत्र में है और पूर्व के 15 साल के शासनकाल के जो हमारे कार्य हैं वो सभी जनता के बीच में हैं, तो उन सभी मुद्दों को लेकर हम प्रमुखता से और विपक्ष में भी रहते हुए हमने हमारी भूमिका पूर्णतः निभाई है। सारे जनहितों के मुद्दों को लेकर, चाहे युवाओं का बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा हो, चाहे PSC घोटाले का मुद्दा हो, ऐसे अन्य तमाम मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में लगातार बने रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गंधर्व जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा एक बार बाबूलाल शर्मा जी का रुख कर लेता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। बाबूलाल जी, आपका BSTV पे स्वागत है। पहला कमेंट आपसे कि मतदान कितना जरूरी और जो उत्साह मतदाताओं में दिखाई पड़ रहा है, क्या कुछ संकेत और क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए? बाबूलाल जी। देखिए, मतदान इसलिए जरूरी है कि प्रजातंत्र में राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, दैनंदिनी जरूरी चीज है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक अच्छी सरकार बनाने के लिए जो योगदान एक एक मत का होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मेरी भी अपनी ओर से अपील है हर व्यक्ति के लिए कि आप निकलिए और मतदान केंद्र तक जाइए और अपना वोट कास्ट कीजिए। निश्चित रूप से यही प्रजातंत्र की मांग है। और कोई प्रश्न तो बताएं। हाँ बिल्कुल,
क्या उत्साह जो दिखाई पड़ रहा है बाबूलाल जी मतदाताओं के मन में, सीटों पे, चेहरों पे, तमाम 86 समीकरण पे हम चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक, लेकिन मतदाताओं का जो उत्साह है उस उत्साह को जरा एक बार डिकोड करने की आप कोशिश कीजिए कि जनता जनार्दन के मन में आखिर है क्या। देखिए, जनता जनार्दन के मन की बात जो है भापना बहुत कठिन होता है। कोई अपने तरीके से भापता है, कोई अपने तरीके से भापता है, लेकिन मैं जिस रूप से देखता हूं कि जो घोषणाएं हुई है दोनों पार्टियों की लगभग समान बातें जो है घोषणाओं में शामिल की गई है, एक से बढ़कर एक करने की कोशिश की गई है। योजनाएं बहुत जोरदार दोनों ने दी है, लेकिन इसी कारण क्या हो गया है कि चुनाव विश्वास पर आधारित हो गया है। लोग किस पर विश्वास करें कि वो 3100 देंगे या वो 3200 देंगे या नहीं देंगे, इस बात पर टिक गया है। जनता किस पर भरोसा करती है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके प्रति विश्वास का संकट होगा वो नुकसान में रहेगा, जिसके प्रति विश्वास होगा वो फायदे में रहेगा। ये परिस्थिति जो है पूरी साफ साफ दिखाई दे रही है। धान की खरीदी का मसला हो तो जनता सोचती है कि धान की खरीदी में जिस तरीके से 1600 से 2500 देने की बात वर्तमान सरकार ने की थी, उसमें बहुत सारे अड़ंगे आए थे केंद्र सरकार के माध्यम से। उसके बाद जो है राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से जिस तरीके से 2500 रुपए धान का कीमत जो है अदा किया इस सरकार ने, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी होगा और उसका भरोसा जो है वो लोगों में कायम होगा, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि उनकी जो है 21 एकड़ में खरीदने के 21 क्विंटल प्रति एकड़ में खरीदने का जो घोषणा है उससे 1100 रुपए का फायदा दिखाई दे रहा है। हर एकड़ के पीछे 1100 रुपए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा देगी। तो लोग अपने फायदे के हिसाब से देखेंगे या विश्वास के हिसाब से देखेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। विश्वास किस पर? बाबूलाल जी बिल्कुल, बाबूलाल जी आप तकरीबन 1 दर्जन से अधिक आपके चुनाव को आपने कवर किया। मैं केवल विधानसभा का जिक्र कर रहा हूं, कितने वरिष्ठ हैं। ये जो पूरा चुनाव है वो भरोसे और चेहरे और विश्वास की इर्द गिर्द टिकता हुआ नजर आया। आखिरी तक हमने देखा कि भरोसा, विश्वास, चेहरा इसी के आसपास घूमता रहा ये चुनाव। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने जैसे महिलाओं को साधने का प्रयास किया, महिलाओं को साधने के प्रयास में इन्होंने भी महिलाओं को साधने का प्रयास किया, तो विश्वास का बात आ गया ना। तो लोग जो है मोदी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी का कहीं प्रश्न नहीं दिया उन्होंने दिया है मोदी की गारंटी। उन्होंने माना कि भारतीय जनता पार्टी ही मोदी है और मोदी ही भारतीय जनता पार्टी है, इस रूप में उन्होंने दिया। जबकि उनकी जो सोच और विचार जो है, उनका चिंतन जो है वो इस रूप में होता है कि कोई व्यक्ति कभी भी व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने व्यक्तिवाद का समर्थन किया, मोदी की गारंटी, और इन्होंने जो है अपना कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र दिया है। तो ये एक फर्क है। जनता उसको किस रूप में सोचती है कि मोदी की गारंटी का अर्थ क्या है या पार्टी की गारंटी का अर्थ क्या है, दोनों में अर्थ किसका ज्यादा है, ये भी देखती है। एक व्यक्ति की गारंटी, एक पार्टी की गारंटी, इस रूप में भी लोग मीमांसा कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो जो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाली पार्टी के हो, विपक्षी पार्टी के हो, सत्ताधारी लोग हो, उन्होंने कहा कि भाई मोदी की गारंटी का क्या मकसद। मोदी ने तो 15 लाख रुपए देने की बात की थी, मोदी ने बेरोजगारी दूर करने की बात की, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की, नहीं की 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, बिल्कुल सही। तो लोग इस तरह भी सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ ये ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर गंधर्व हाथ उठाए हुए कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर गंधर्व आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपना सवाल लेके आपके पास आऊंगा। आप हाथ उठा के रखें। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी क्या है और ये सारी स्थिति जो उन्हें सुनने को मिल रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ही नरेंद्र मोदी है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डॉक्टर गंधर्व मैं आपको टोकूंगा। पार्टी हमेशा से बड़ी होती है सरकार। डॉक्टर नरेंद्र मोदी से पहले देश में और भी एनडीए ने, बीजेपी ने प्रधानमंत्री दिए हैं और ये सताई हो दीर्घायु हो, इनके बाद भी बीजेपी रहेगी। क्या इनके बाद बीजेपी नहीं रह पाएगी? आप जो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी है। देखिए, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आज जो हमारे मुख्य नेता हैं, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और हम सब उनको अपना आदर्श मान के काम करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने पिछले 9 सालों से जो काम किया है उसको हम आदर्श मानते हुए काम पे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, एक और सवाल मैं ऐड कर लेता हूं। नितिन जी आप हाथ उठा रहे, एक सवाल मैं जरा ले लूं पहले डॉक्टर गंधर्व से। अच्छा ये बताइए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, क्या जनता जनार्दन मैंडेट देगी, वक्त तय करेगा, लेकिन अगर
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तीसरी बार नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ की जनता किस पे भरोसा करेगी? मोदी की गारंटी कहां से दे पाएंगे आप लोग? तब तो आप आएंगे ना पार्टी पे। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो भविष्य की बातें हैं, और भविष्य की बातों राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। मैं आपको इस पे स्पष्ट कर देता हूँ। वास्तविकता यह है कि 2024 में भी हम पूर्ण बहुमत से लोकसभा में आएंगे। चलो ठीक है, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं आपको। नितिन जी, सवाल मेरा आपसे है कि जनता जनार्दन क्यों भरोसा करे सरकार आप पे? आप 75 पार का नारा लिए चल रहे हैं, घोषणा पत्र में बीजेपी कहीं आगे दिखाई पड़ रही है आप लोगों से। देखिए, सबसे पहले तो गंधर्व ने बात कही कि आदर्श है नरेंद्र मोदी, तो बाकी सारे आदर्श भाजपा में खत्म हो गए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल जी का नाम मत भूलिएगा। गए, वो तो कोई आदर्श ही नहीं बचा है। मतलब आदर्श मतलब सिर्फ मोदी, मैंने और गारंटी मतलब मोदी की गारंटी। प्रदेश में कोई नेता है? कोई नेता नहीं है। अगर ये भाजपा की गारंटी भी लिखते हैं ना तो अवधेश भाई थोड़ा मजा आता है इनके घोषणा पत्र में, और हमको लड़ने में भी मजा आता। इन्होंने जब घोषणा पत्र के ऊपर मोदी की गारंटी लिख दिया ना, हमारा काम तो वही आसान हो गया, क्योंकि मोदी की गारंटी को तो कोई मानने को तैयार नहीं। मुझे बताइए, 500 रुपए में इन्होंने हमारी कॉपी की और कहा कि हम सिलेंडर देंगे छत्तीसगढ़ में। भाई, देश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, मेजोरिटी में है आप लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी जैसे निर्णय तो चुटकी में ले लेते हैं 8:30 बजे रात को टीवी पे आकर बोलकर। तो आप 500 रुपए सिलेंडर पूरे देश में क्यों नहीं कर देते? छत्तीसगढ़ में चुनाव है इसलिए झूठ बोलकर आपको 500 रुपए में सिलेंडर देना है। धान की बात करें, 3100 में खरीदेंगे बोलते हैं। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश में 1200 में धान क्यों बिक रहा है? आप एमएसपी बस 3100 रुपए कर दीजिए पूरे देश में। आज आपको छत्तीसगढ़ में इसलिए याद आ रहा है क्योंकि यहाँ चुनाव है। तो ये गारंटियां नहीं है, ये जुमला पत्र है। और इस जुमला पत्र में अवधेश भाई, इस जुमला पत्र में 3 दिसंबर के बाद भाजपा के नेता इसको टेबल में रख के फल्ली और मिक्सचर खाएंगे। आप भी बहुत बात करें, लेकिन सवाल ये है ना सर कि अगर चुनावी राज्य में आपको गारंटी देना है, योजनाएं आपको बतानी है, तो चुनावी राज्य के हिसाब से देना होगा। यूपी में, महाराष्ट्र में क्यों अभी घोषणा करेंगे? क्यों भाई? आप देश के नेता हैं। चुनाव तो छत्तीसगढ़ में है, चुनाव छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे लाया जाएगा ना। मेरी बात तो सुनो अवधेश भाई, चुनाव छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ देश से अलग है क्या? ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था मैं काला धन लाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? तो इनके वादे जब यहाँ पर आए, मोदी जी ने यहाँ पर गारंटी दी, तो हमारा मिशन जो था आपकी बार 75 बार मोदी जी ने। मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ, उसके बाद मैं गंधर्व आपके पास लौटूंगा। बाबूलाल जी, सियासी दावे और वादे तो अपने जगह है, जनता क्या संदेश देना चाह रही है? वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात कर लूं तो महज 6% के आसपास सुबह 9 बजे तक। छत्तीसगढ़ की तासीर दक्षिणी और उत्तरी छत्तीसगढ़ 2 ध्रुव में बटा हुआ है, 2 अलग अलग तासीर माना जाता है। अगर उत्तरी छत्तीसगढ़ में सुबह 9 बजे तक 6% के आसपास मतदान होगा तो क्या माना जाए इसे? ये कम है मेरी नजर में। कम से कम जो है 10% तक के हो जाना था मतदान। हो सकता है इस वक्त देखिए, धान कटाई के बाद धान इकट्ठा करके लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रखे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं। कुछ लोग अपना फुर्सत पा करके आएंगे, कुछ लोग नाश्ता पानी करके आएंगे, कुछ लोग जो लोग प्रजातंत्र के इस पर्व को महत्वपूर्ण मानते हैं वो बिल्कुल सुबह उठ करके सबसे पहले फुर्सत में जो है वो वोट डाल के आ जाते हैं। बहुत से लोग जो है वो खाना खाने के बाद जाते हैं, नाश्ता करने के बाद जाते हैं। इस तरह के शेड्यूल बनाकर लोग चलते हैं। तो मैंने देखा है कि 12 से 1 और 1 से 2 के बीच में जो है वो भारी भीड़ रहती है, फिर 4 से 5 के बीच में जो है भारी भीड़ जाकर के अंदर प्रवेश कर लेती है, जो बहुत देर रात तक के जो है उसका वोटिंग चलती रहती है। ये पैटर्न मैंने शुरू से देखा, लेकिन सुबह का इतना कम परसेंटेज आना जो है वो थोड़ा सा शॉकिंग है कि इतना कम क्यों है। मैं समझता हूँ आपने टोटल नाल 4.6% बताया है। बहुत सारी जगह जो है बिल्कुल भी कम लगभग 6% में आया है।
पूरे छत्तीसगढ़ में, कई जगह तो बहुत कम बता रहे हैं। तो वो स्थिति जो है ये जब दर्शाती है कि लोग बड़ा विचार करके वोट दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के वोट देंगे, आपसी चर्चा कर रहे होंगे, घर में बातचीत कर रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, सरकार कौन सी चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, एग्रेसिव सरकार चाहिए कि सामान्य सोच की सरकार चाहिए, किसानों की सरकार चाहिए कि शहरी। चलिए बाबूलाल जी एक बार मुझे स्टूडियो का रुख करना पड़ेगा। नैन्सी हमारी सहयोगी कुछ बड़ी ब्रेकिंग लेके आई है। नैन्सी, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, वाकई में देखिए चूंकि आज लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है और आज बेहद ही बड़ा दिन न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी है। और छत्तीसगढ़ में खास बात कि आज दूसरे चरण का मतदान है। 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होना है और कुल 958 उम्मीदवार आज मैदान में हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 1,63,00,000 मतदाता आज अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। आपको बता दें कि कई सारे प्रत्याशी आज मैदान में हैं, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। कुछ प्रत्याशियों के नाम आपको बता रहे हैं। कोटा से प्रत्याशी कवासी लखमा कांग्रेस की ओर से, तो वहीं सोयस मुक्का बीजेपी की ओर से मैदान में है। मनीष कुंजाम निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कोंटा की यह स्थिति है जहां पर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला देखना बेहद दिलचस्प होगा 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे कि जनता आखिर किसे चुनती है। कवासी लखमा कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, सोयस मुक्का बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कुंजाम है जो कि आप चुनावी मैदान में है। कवर्धा की बात करें तो मोहम्मद अकबर कांग्रेस की ओर से, विजय शर्मा बीजेपी की ओर से और खड़गराज सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार जनता इन सीटों पर किसे चुनती है, किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। रायपुर उत्तर की बात कर ले तो पुरंदर मिश्रा बीजेपी की तरफ से, कुलदीप जुनेजा कांग्रेस की तरफ से और अजीत कुकरेजा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लोरमी की बात करें तो अरुण साहू बड़ा नाम बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। थानेश्वर साहू कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। सागर सिंह बैस जोगी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अपनी अहम भूमिका निभाती है। अकलतरा की बात करें, सौरभ सिंह चुनावी मैदान में है। तो आपको बता दें कि कुछ उम्मीदवारों के अभी तक हमने आपको नाम बताए जो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है तो कहीं दोनों ही पार्टियों के दिग्गज की आपस में लड़ाई है। और अब पाटन की ओर रुख करेंगे क्योंकि पाटन एक बेहद ही आपको बता दें हॉट सीट है और हाई प्रोफाइल सीटों में पाटन को गिना जाता है। पाटन में अमित जोगी के पोलिंग एजेंट को कई मतदान केंद्र से बाहर किया गया है। नॉमिनेशन और ईवीएम में नाम अलग अलग होने से उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। अमित जोगी ने नॉमिनेशन में अमित ऐश्वर्य जोगी लिखा था जिस कारण से उन्हें अब प्रवेश नहीं दिया गया है। यानी कि आपको बता दें मतदान केंद्र से अमित जोगी को बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके नाम को लेकर काफी कंफ्यूजन था। 2 अलग अलग नाम उनके लिखे गए थे जिस वजह से उन्हें बाहर किया गया है। ईवीएम में अमित अजीत जोगी नाम होने से एजेंट को प्रवेश नहीं दिया गया। तो बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जहां आपको बता दें कि जोगी कांग्रेस के एजेंट को एंट्री नहीं दी गई मतदान केंद्र में क्योंकि उनके नाम को लेकर काफी कंफ्यूजन था। 2 अलग अलग नाम उनके इस वक्त देख पा रहे थे जहां कहीं अमित जोगी लिखा गया था नाम तो कहीं पर उनका नाम अमित ऐश्वर्य जोगी था जिस वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि नॉमिनेशन और ईवीएम में नाम अलग होने के कारण उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पाटन में अमित जोगी के 2 अलग अलग नाम की वजह से उन्हें पोलिंग एजेंट से उन्हें बाहर कर दिया गया है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और अवधेश जी लगातार छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। अवधेश जी, अप टू यू। बेहद शुक्रिया नैन्सी। चर्चाओं का दौर लगातार जारी है, हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गंधर्व हाथ उठा रहे हैं। डॉक्टर गंधर्व चलिए आप फटाफट जवाब दे दीजिए। वोटिंग पोलिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? कहा जाता है कि बम्पर मतदान मतलब सत्ता के विरोधी लहर है, लेकिन मतदान की जो गति है थोड़ी स्लो दिखाई पड़ रही है। देखिए, मतदान की जो गति है वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ वासी शाम 5 बजे तक इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे जो 3 दिसंबर को आप सभी को पता भी चल जाएगा। इसके अलावा मैं आप सभी के संज्ञान में ये भी ले आता हूं कि बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में हुआ क्या।
जब कोरोना काल आया तो छत्तीसगढ़ में जब वैक्सीनें आई तो यहाँ नीला पीला कार्ड सिला गया, जनता उससे भी त्रस्त हुई। उसके बाद जब धान खरीदी की बात हुई तो यहाँ बारदाने उपलब्ध नहीं हुए, कंपोस्ट महंगे कर दिए गए। उसके बाद अगर आप मकान टैक्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। बिजली बिल हाफ बोले फिर उसमें अतिरिक्त शुल्क लेकर उसे भी बढ़ा दिया गया। उसके अलावा आप अन्य विषयों पर भी आते जाता हूं मैं। इसके बाद आप सभी के जानकारी में है शराब घोटाला, फिर उसके बाद कोयला घोटाला, फिर उसके बाद जो मोदी जी ने 5 किलो अतिरिक्त चावल दिया था छत्तीसगढ़ के गरीब वासियों को, वो चावल भी 2 साल तक डकार गए, उसका भी 5,000 करोड़ का घोटाला। तो ऐसे अनेक घोटाले हुए हैं। उसके बाद पीएससी का युवाओं के साथ सबसे बड़ा घोटाला। उसके बाद अगर आप देखेंगे बेरोजगारी भत्ते की बात, तो वो तो सिर्फ राजीव युवा मितान क्लब के साथियों का पेट पोषने की योजना है। इस बेरोजगारी भत्ते का वादा करके कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगा है। यहाँ रही रोजगार की बात, तो यहाँ के युवा पलायन करने को विवश हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर युवा मेट्रो सिटीज में पलायन करके वहाँ रोजगार प्राप्त करने पे विवश हैं। इसके अलावा आप किसी भी विषय पर आ जाइए, सरकार फेल होने के कगार पर खड़ी है। हमने हमारे घोषणा पत्र पर स्पष्ट कर दिया है कि 3100 रुपए प्रति 21 क्विंटल के हिसाब से हम धान की खरीदी करेंगे। 2016-17 का जो बकाया बोनस है उसको एक मुश्त राशि में देंगे। ना लंबी कतारें, ना 4 किस्तों का बहाना। हमने किसान को यही है बताना। चलिए ठीक है, आपने किसान को जो बताना था वो बता दिया। अब किसान मतदान केंद्र तक पहुंच चुके हैं। वो बटन दबाएंगे, 3 तारीख को पता चलेगा कि आपके वादों में कितना दम था, जनता ने कितना आप पे भरोसा किया है। नितिन जी, मैं आपके पास आता हूँ। तमाम दावे वादे आरोप प्रत्यारोप का दौर बीत चुका है, अब तो है केवल जनता की बारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरोप प्रत्यारोप पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अवधेश भाई, मैं तो आज मतदान के विषय पे बात कर रहा हूँ। मेरे साथी गंधर्व ने काफी बड़े बड़े आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के ऊपर। 5 वर्ष 4 साल तो एयर कंडीशन कमरों में इनके नेता बैठे रहे और वो हार का गम जो है वो उस फ्रस्ट्रेशन में और अवसाद में रहे, और साल भर पहले निकले एक भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए। सिर्फ आरोप और आरोप ही लगाते रहे, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं आता हूँ मतदान प्रतिशत की बात पर, जैसा आप कह रहे थे अवधेश भाई। तो देखिए, इसमें हमारी गलती नहीं है, चुनाव आयोग की गलती है। यदि कहीं मतदान कुछ कम होता है तो इसकी वजह मैं आपको क्लियर बता दूं कि लगातार फेस्टिवल है। बिल्कुल सही, दिवाली, मासर, गोवर्धन पूजा, और इसके अलावा आजकल एक ट्रेंड निकल गया है कि लोग जो छुट्टियां पड़ती है तो एक हफ्ता घूमने चले जाते हैं बाहर। ऐसे भी बहुत से परिवार मेरे संपर्क में। इसकी मांग भूपेश बघेल जी ने भी चुनाव आयोग से की थी, आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग से की थी, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि चुनाव की तारीखों को बदला जाए, आगे किया जाए, पर चुनाव आयोग ने नहीं किया। तो यदि कहीं कुछ मतदान प्रतिशत में कमी आती है, या जैसा बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे बहुत कम है, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है। पर निश्चित तौर पर भरोसा कायम है, और इस भरोसे की सरकार को वोट देने जनता निश्चित तौर पर निकलेगी। आप देखिएगा, चले बिल्कुल 12:30 बजे के बाद का जो रुझान होगा मतदान प्रतिशत का, वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा और हम हमारे लक्ष्य को अचीव करेंगे। चले बिल्कुल, चले एक बड़ी ब्रेकिंग के साथ नैन्सी जुड़ गई हमारे साथ। नैन्सी, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, चूंकि देखिए चुनावी वक्त है और मतदान अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जारी है। वैसे में अगर भिंड की ओर रुख करें, भिंड की बात करें तो बड़ी खबर भिंड से, जहां 3 प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह को नजरबंद किया गया है, जबकि बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा को भी नजरबंद किया गया है। भिंड से, मध्य प्रदेश से एक बड़ा अपडेट, जहां आपको बता दें 3 प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। इनमें बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी शामिल हैं, जिन्हें नजरबंद किया गया है। शहर के सर्किट हाउस में पुलिस सुरक्षा के बीच इन्हें नजरबंद किया गया। शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की और इन्हें नजरबंद किया गया है। तो 3 ये प्रत्याशी, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के ये 3 प्रत्याशी जिन्हें नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर नजरबंद किया है। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, और अब चूंकि दिन ढलता जा रहा है, मतदान अब बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के रुझान अब और भी ज्यादा सामने आने लगे हैं। प्रतिशत भी कुछ देर बाद जो आपको बताएंगे हम, और आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, सूरज चढ़ता जा रहा है, लोगों में, मतदाताओं की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई भिंड से देखने को मिली, जहां पर 3 प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया
गया है। ये 3 प्रत्याशी कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के हैं जिन्हें नजरबंद किया है। कई प्रत्याशियों ने अपने अपने डमी कैंडिडेट खड़े किए, उनके एजेंट बन के लगातार फिल्मों में जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। लोकतंत्र में अगर हम अपने फिल्मों पे नहीं जा सकें तो ये तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। अभी मैं वोट नहीं करने जा रहा हूँ। ये नहीं तो कराएंगे, वो तो करेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर बिठाना तो सही प्रत्याशी को बिठाने, 24-25 है भिंड में। तो आपको बता दें कि भिंड में 3 प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया और इन 3 प्रत्याशियों में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी शामिल है। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश सिंह और बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा को नजरबंद किया है। प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर एक बड़ा कदम प्रशासन ने उठाया और ये 3 प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है। भिंड से एक बड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश से एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार बड़ी खबर, बड़े अपडेट से आपको रूबरू भी कराएंगे। बीएसटीवी चूंकि लगातार हर एक छोटी से लेकर बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए है और इसी बीच भिंड से यह बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भिंड में भाजपा के, कांग्रेस के और बसपा के प्रत्याशी को नजरबंद किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह और बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा को नजरबंद कर दिया गया है। दरअसल प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया। मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, तभी प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की, एक बड़ा कदम उठाया और 3 प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। इन 3 प्रत्याशियों में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी शामिल हैं जिन्हें नजरबंद किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कांग्रेस के राकेश सिंह तो वहीं बसपा के संजीव सिंह कुशवाहा को नजरबंद किया गया। शहर के सर्किट हाउस में पुलिस सुरक्षा के बीच नजरबंद किया गया। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर यह बड़ा कदम पुलिस के द्वारा उठाया गया है और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अनिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल, भिंड में चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, ऐसे में बड़ी कार्रवाई, बड़ा कदम पुलिस प्रशासन का। बिल्कुल नंदी, बता दूं पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भिंड अटेर में है, भिंड जिले की 5 विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनको अलग अलग स्थानों पर नजरबंद किया गया है और उनको नजरबंद करने के प्रशासन का जो मकसद है वो सिर्फ इतना था कि जिले में शांति व्यवस्था के तहत चुनाव संपन्न हो। और प्रत्याशियों का दावा है, कुछ प्रत्याशी दावा किया हुआ प्रशासन नजरबंद किया है, जबकि प्रशासन दावा कर रहा है सभी प्रत्याशी स्वेच्छा से आए हैं, मेरे तरफ से किसी को नजरबंद नहीं किया गया है। यानी कि अलग अलग दावे देखने को मिल रहे हैं। हकीकत बाद में पता चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अनिल। तो आपको बता दें कि भिंड से ये बड़ा अपडेट, जहां शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर नजरबंद किया गया है 3 प्रत्याशी जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी शामिल हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे मुरैना से, जहां दिमनी में चुनाव के दौरान फायरिंग की खबर सामने आई है जिससे हड़कंप मच गया। आपको बताते चले दिमनी हॉट सीट है जहां 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव हुआ, जहां मतदान केंद्र पर गोली चलने की भी खबर है। कोई भी पुलिस अधिकारी अभी तक इस पूरी वारदात को लेकर पुष्टि नहीं कर पा रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है, दोनों बल को खदेड़ा गया है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र पर सबकी इस समय नजर है। विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां से भाजपा प्रत्याशी हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर अपने आप में हो जाती है, जहां आपको बताते चले फायरिंग की ये खबर सामने आ रही है। हालांकि किसी भी अधिकारी ने अभी आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं की है। मतदान केंद्र पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बल फिलहाल तैनात है और दोनों ही पक्षों को खदेड़ दिया गया है। और इसी पर ज्यादा लगातार चर्चा भी छत्तीसगढ़ की जा रही है। क्या कुछ मतदान प्रक्रिया है और मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, अप टू यू। बेहद शुक्रिया कृतिका। चर्चा का दौर लगातार जारी है। एक बार मैं बाबूलाल जी का रुख पहले कर लेता हूँ। बाबूलाल जी,
70 सीटों पे चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके किस्मत आज ईवीएम में बंद होने हैं। बात अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की कर ली जाए, पाटन विधानसभा की कर ली जाए, तो क्या कुछ सियासी समीकरण आपको वहां दिखाई पड़ता है? इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे के रूप में विजय बघेल जो सांसद है उन्हें प्रत्याशी बनाया है। बाबूलाल जी, जा रहा था कि बड़ी कड़ी टक्कर में भूपेश बघेल को वहां घेर लिया जाएगा और भूपेश बघेल प्रदेश में चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, कम से कम कर पाएंगे। लेकिन जो परिदृश्य देखने में आया है उसमें ये दिखाया गया भूपेश बघेल जो है निर्बाध रूप से जो है पूरे प्रदेश का चक्कर लगा रहे थे और अपने क्षेत्र में भी जा रहे थे। इससे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, भूपेश बघेल चुनाव नहीं लड़ रहे थे। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि उनके भतीजे विजय बघेल सांसद है वर्तमान में, उनका भी अपना, उनके परिवार का भी अपना प्रभाव उस क्षेत्र में है और भारतीय जनता पार्टी का भी असर उस क्षेत्र में है। इसलिए वहां के कांटे की टक्कर की बात जो की जा रही है वो वहां देखने में आ रही है। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, अमित जोगी का जो विवाद अभी आपने बताया, उस जो विवाद में वास्तविकता क्या है, क्या नहीं है, उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अमित जोगी का वहां कूदने का अर्थ ही सीधा सीधा यही माना गया था कि कांग्रेस के वोट वो काटेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लोगों में यही चर्चा थी। तो उसका कितना असर अब होगा, उनको कैसे, उनके नाम का फर्क का क्या उसका निराकरण होगा, वो समझने की बात होगी। और जहां तक सवाल है कि प्रदेश के चुनाव का महत्व जो है वो इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि एक तो घोषणाएं बड़ी जबरदस्त की है दोनों पार्टियों ने। एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ है कांग्रेस ने कर्जा माफ का, फिर से कर्जा माफ करेंगे, और कई ब्रह्मास्त्र जो है दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से छोड़े। तो ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो महिला, युवा और किसान पर केंद्रित हो गया है। इसमें इसी के अंदर में किसान, SC ST OBC भी जो है। बिल्कुल बाबूलाल जी, दरअसल जिस पाटन विधानसभा का हम जिक्र कर रहे हैं, पाटन से ही हमारे साथी, हमारे संवाददाता शिखर देवांगन बने हुए हैं। शिखर, पाटन एक ऐसी सीट जिससे प्रदेश भर की नजर टिकी हुई है, क्योंकि वहां से न केवल खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में, बल्कि बतौर सांसद जो है वो बीजेपी की ओर से भी विजय बघेल वहां पे चुनावी मैदान में है। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पे चुनावी मैदान में है। हमर राज पार्टी के जो आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के जो अध्यक्ष है वो भी वहां पे चुनावी मैदान में, BS रावटे जो भगवान सिंह रावटे, वो भी चुनावी ताल ठोके हुए हैं। क्या कुछ आपको सियासी समीकरण वहां पे दिखाई पड़ रहा है? तो बिल्कुल दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो कुरुडी गांव है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 बजे के करीब जो है मतदान करते हुए नजर भी आएंगे। इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं आप मतदान केंद्र का नजारा देख सकते हैं। ये वही मतदान केंद्र है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना मत डालते हुए नजर आएंगे। लेकिन 9 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं सभी 70 विधानसभा सीटों के, उसमें 5.71% तक मतदान हो चुका है और सबसे ज्यादा मतदान बिंद्रा नवागढ़ में देखने को मिला है। 11.30% मतदान बिंद्रा नवागढ़ में हुए हैं, जबकि सबसे कम मतदान जो है मुंगेली जिले में 1.87% मतदान हुआ है। और पाटन विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पाटन विधानसभा क्षेत्र में अब तक 5.78% मतदान हुआ है। जिस तरह के सियासी समीकरण की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है और लगातार 5 बार वो पाटन विधानसभा क्षेत्र से जीतते आए हैं। हालांकि 2008 की जो स्थिति थी उसमें विजय बघेल जो है वो मात देते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से 2023 में विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल चुनावी मैदान पे है। स्थिति साफ तौर पे इस बात की भी है कि सांसद है विजय बघेल और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सीधी टक्कर इनके बीच देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरह से JCCJ से अमित जोगी चुनावी मैदान में है तो ये असर जो है कांग्रेस पर सबसे ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन स्थितियों की बात की जाए तो बतौर मुख्यमंत्री होने की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा क्षेत्र से लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो अमित जोगी जो चुनावी मैदान में है उसका एक बड़ा असर जो है वो पाटन विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा और इसका फायदा सीधे सीधे विजय बघेल को भी मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी जो पाटन विधानसभा क्षेत्र की समीकरण है वो त्रिकोणीय के रूप में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन
लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि शिखर सवेरे खबर आई कि अमित जोगी के जो पोलिंग एजेंट है उन्हें मतदान केंद्र में जाने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने नामांकन जब दाखिल किया था तो अमित ऐश्वर्य जोगी के नाम पे दाखिल किया था। बैलेट में मतलब ईवीएम में जो नाम है वो अमित अजीत जोगी के नाम पे नाम है, इसलिए कुछ वहां पे विवाद की स्थिति भी नजर आई। अमित जोगी ने निर्वाचन आयोग से गुहार भी लगाई थी। क्या उस मामले का पटाक्षेप हो गया? क्या उन्हें अंदर जाने दे दिया गया? देखिए, जो मामले निकलकर सामने आए थे, तकनीकी जो त्रुटियां हैं वो बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि जिस तरह से अमित जोगी ने अपना नामांकन भरा था अमित ऐश्वर्य जोगी के नाम से, लेकिन जो बैलेट में नाम आया वो अमित अजीत जोगी के नाम से ईवीएम में नाम आया था और इसी को लेकर विवाद जरूर देखने को मिला। हालांकि अमित जोगी से लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी बात भी रखे हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग जो है इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया, क्योंकि चुनाव जो है जारी था और जब जो वोटिंग जो मतदान केंद्र है वहां उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे और जाहिर तौर पर जब प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे तो त्वरित कार्यवाही जो है निर्वाचन आयोग ने इस पर की है। और फिलहाल की स्थिति की अगर बात की जाए तो तमाम जो प्रक्रिया है उन प्रक्रिया के आधार पर एजेंटों को जो है प्रवेश दे दिया गया है और स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र इस बार सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जा रहा है। जी, सबसे हाई प्रोफाइल सीट है पाटन, वहां पे आप मौजूद। एक बार मैं डॉक्टर गंधर्व का रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर गंधर्व, आप हाथ उठाए हुए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? फटाफट बता दीजिए, फिर मैं एक बार नितिन जी के पास जाऊंगा। जो कर्ज माफी की बात अभी बाबूलाल जी ने की, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि जैसे पूर्व में 2018 में कांग्रेस ने वादा किया था और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 64,000 करोड़ का कर्जा भी लिया गया ये कह के कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे और बकाया बोनस देंगे, तो 5 साल में क्या ये स्थिति निर्मित हो गई छत्तीसगढ़ राज्य में कि किसानों को पुनः कर्जा लेना पड़ गया? क्या 5 साल में किसानों को उस स्थिति में भुगतान नहीं? डॉक्टर मैं तकनीकी रूप से आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। दरअसल देखिए, किसानी की कृषि कार्य की व्यवस्था होती है कि जितना जमीन उसके एवज में सोसाइटी के माध्यम से ऋण दिया जाता है, खाद के लिए ऋण दिया जाता है, बीज के लिए ऋण दिया जाता है और मजदूरी कार्य के लिए ऋण दिया जाता है। तो इसमें किसान उस ऋण को ना ले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऋण उन्हें लेना पड़ता है जो बाद में उन जो पैसा उनको धान का आता है उसमें कट जाता है। तो उसे आप 64,000 करोड़ रुपए अगर जोड़ेंगे तो वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक होगा। हम अगर यहाँ पे तर्कों और तथ्यों के साथ बात करें तो थोड़ा बेहतर होगा। डॉक्टर गंधर्व, देखिए, बात यह है कि जब 5 सालों में अगर किसानों को सशक्त किया गया तो आज कांग्रेस को ये आवश्यकता क्यों पड़ गई पुनः? और रही बात माताओं को जो बात है उसकी, तो हमने पूर्व में भी ये देखा है कि 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में 500 रुपए माताओं को देने के लिए था, पर इस बार क्या है कि भाजपा के घोषणा पत्र का कांग्रेस के वरिष्ठ जन इंतजार कर रहे थे कि कब भाजपा का घोषणा पत्र आएगा और हम उसमें कुछ एडिट करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकेंगे। चलिए, इस सवाल का मैं जवाब ले लेता हूँ। नितिन जी, ये पहले दिन से ये सवाल लगातार आ रहा है कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया पहले दिन से। मुझे बताओ, 500 रुपए सिलेंडर की घोषणा राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने मंच से की थी। 3,000 रुपए से ऊपर हम धान का समर्थन मूल्य देंगे, ये राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी। ये सारी घोषणा है तो हमने पहले की थी। कर्जा माफ हम किसानों का करेंगे, ये घोषणा भी हमने पहले कर दी थी। घोषणा पत्र से पहले मंचों से, सार्वजनिक मंचों से, सभाओं में हमने ये घोषणाएं की थी, वो घोषणा पत्र ही था। और देखिए, बिल्कुल सेम इन्होंने उठाया, 3100 रुपए धान किया, 500 रुपए सिलेंडर किया, ये सारी चीजें की कि नहीं की? तो कॉपी किसने की? एक पढ़ने वाला छात्र होता है जो 5 साल बहुत अच्छे से पढ़ता है और वो जब एग्जामिनेशन रूम में बैठ कर परीक्षा दे रहा होता है तो पीछे एक नकलची बैठा होता है जो पढ़ा नहीं होता है 5 साल, तो वो ऐसा सर उठा कर देख कर नकल करता है। पर क्या होता है अवनेश भाई, नकल करने के लिए अकल की आवश्यकता होती है पर पूरा देख के लिख नहीं पाता, तो मिस्टेक हो जाता है। नितिन जी, 3100 का 3200 भी धान का आपने कर दिया, 5500 का 6000 तेंदुपत्ता का आपने कर दिया। कर ही रहे थे, हमने तो दिया ही है। 2500 था तब कहाँ थे? 15 साल सरकार थी, ये तेंदुपत्ते का 2500 का 4000 हमने किया। ये कितने में धान खरीद रहे थे? 2500 हमने किया। चले कर्जा माफ हमने किया। तो हम तो निश्चित रूप से देखिए, इनको 15 साल कभी याद नहीं आई, 15 साल कभी याद नहीं आई कि किसानों को ये समर्थन मिलना चाहिए। वो चरण पादुका पार्टी थी इन्होंने वहां पे बस्तर में, तो वहाँ आदिवासियों के साथ कैसा मजाक किया था पता है आपको? एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की देकर मजाक किया था। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ देखिए,
आप चरण पादुका पे है, ये चरण पादुका के एक कदम आगे है कि एक पैर में आपने 8 नंबर का दिया, एक पैर में 6 नंबर का दिया, तो 6 नंबर वाला 8 नंबर कैसे एडजस्ट करेगा? आपने भी ठीक कहा कि कांटा चुभेगा तो आपको तो चरण पादुका देना पड़ेगा। योजना पे सवाल नहीं, उसका एग्जीक्यूशन पे सवाल है। सवाल तो उठेंगे साहब, अगर आप एक को 6 नंबर, एक पैर पे 9 नंबर देंगे तो। खैर बाबूलाल जी, आपका रुख में करता हूं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जनता उत्साहित नजर आ रही है, धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है, हमने पाटन सीट का जिक्र कर लिया, अब एक बार जरा उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का भी जिक्र कर लिया जाए, तो क्या आपको अंबिकापुर का सियासी समीकरण दिखा पड़ता है? क्योंकि बीजेपी ने सबसे आखिरी में राजेश अग्रवाल को बतौर कैंडिडेट अंबिकापुर से चुनावी मैदान में उतारा था। बाबूलाल जी, देखिए, टी.एस. सिंहदेव का प्रभाव क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है। पूरे संसदीय क्षेत्र में उसका मान सम्मान कमियां महसूस हुई है या कमियां मानी गई हैं। चिंतामणि महाराज का हो चाहे बृहस्पति सिंह का हो, तो उससे जो माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाया है, उससे लोगों का मत है कि कहीं न कहीं कुछ सीटों पर असर पड़ रहा है। अन्यथा जो है सारी की सारी सीटें जो है आज कांग्रेस के पास थी, तो उसमें कुछ सीटों का फर्क पड़ रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। जहां तक टी.एस. सिंह बाबा के अंबिकापुर का सवाल है, तो लोगों का कहना है कि राजा साहब अंततः जो है जीत जाएंगे, उनका अपना अनुमान है लोगों के, तो उनके लोकप्रियता के आधार पर लोगों का कहना है। लेकिन है टक्कर बड़ी जबरदस्त, अंबिकापुर में भी एक अच्छी टक्कर की स्थिति दिख रही है, जो पहले भी दिखाई देती थी, पहले के दौर में भी जो है 2018 में भी दिखी थी चुनाव के दौर में। तो वो अब पता लगेगा कि इस वक्त इस चुनाव में जो है टी.एस. बाबा के जितने भी प्रकरण हुए, जितने भी बातें हुई, जितने भी विवाद हुए, उसका अंततः सरगुजा की जनता किस रूप में ले रही है। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसको किस रूप में उन्होंने लिया है, कितना उनका प्रभाव बढ़ा है, कम हुआ है, वो जब जो है उसका निर्णय जो है वो इस बार सरगुजा क्षेत्र से होगा कि 14 सीटों में कितनी सीटें इनके पास आती है। ठीक है, बिल्कुल सही। डॉक्टर चंद्र, एक बार मैं लगभग आखिरी सवाल आपसे होगा, समय इस वक्त इशारा कर रहा है, फटाफट जवाब दे दीजिए कि जनता बीजेपी को क्यों वोट करे। 10 सेकंड में आपका जवाब। जनता भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट करेगी क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी का काम देखा है। इसके अलावा केंद्र में भी हमारी सरकार है, जिस तरीके से हम केंद्र में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने कोरोना काल के सिचुएशन को इस देश में संभाला, एवं आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य ढांचे के रूप से भी, वो सभी एक उदाहरण है। और ठीक, 70 साल जो कांग्रेस ने काम किया, नहीं 70 साल कांग्रेस ने जो काम किया इस देश में, बार बार बोलते हैं ना कि कांग्रेस ने क्या किया। ये जो सीधे चल रहे हैं ना भाजपा के लोग, ये अगर कांग्रेस वो टीका नहीं लाती ना पोलियो का, सब एक टेढ़े चलते। जो कांग्रेस ने क्या किया, बार बार कोरोना की कोरोना काल पे आते ना, तो ये बोलना पड़ता। मुझे इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। नितिन जी, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर गंधर पांडे, आपका भी बेहद शुक्रिया। ओवर टू यू नैंसी। बिल्कुल अवधेश जी, चूंकि चर्चा भी काफी गर्म रही है और देख भी पा रहे थे कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जनता निर्णायक है और आज निर्णय की घड़ी है। जनता आखिरकार तय कर रही है कि किसे प्रत्याशी चुनना है, किसे नहीं चुनना। 3 दिसंबर को नतीजे जब आएंगे तो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन BSTV पर पल पल की अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई आप तक जरूर पहुंचाएंगे।